हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एवीजी लॉजिस्टिक्स की। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है इसका एक और कंपनी को मैं डिस्कस कर रखा हूँ, जो प्रीमियर रोड लाइंस है। 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था और अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मार्केट में उसका। जिस हिसाब से उसके H2 के नंबर्स आने वाले हैं, तो एक बार वो एनालिसिस भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, आपको मिल जाएगा। तो एवीजी लॉजिस्टिक्स, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बिजनेस मॉडल में, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन है भी। तो ठीक है, आज अगर आपको याद होगा प्रीमियर रोड लाइंस का जो बिजनेस मॉडल है, 4 सेगमेंट्स थे। कॉन्ट्रैक्टेड लॉजिस्टिक्स, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, फिर वो जो स्पॉट लॉजिस्टिक वाला सेक्शन होता है कि आपने छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज वगैरह आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, बाकी एक कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो ये सब उसके हैं। ओवर डायमेंशनल उसका भी एक रहता है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो वो करता है। तो अगर हम एवीजी लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो छोटी कंपनी, अगेन छोटी कंपनी में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका पोटेंशियल टू जनरेट वेरी ह्यूज रिटर्न्स आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो एक छोटी कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। बट ऑन द अदर साइड, छोटी कंपनी है तो आपके पास उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिजनेस मॉडल जो इस कंपनी का है, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहते हैं ना कि अभी प्रूव करके नहीं दिखाया है। इट्स इन ग्रोइंग फेज। जब तक ये ग्रो करके बहुत बड़ी नहीं हो जाती है, एसएमई से माइक्रो, फिर धीरे धीरे स्मॉल मिड, इस तरफ नहीं जाती है, तो तब तक हमें पता नहीं चलता है कि कंपनी का कैसा रहेगा फ्यूचर। सो वी हैव टू बी वेरी क्विक इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट दीज स्मॉल कंपनीज। कि हमने अगर एंट्री ली है, लेट्स से कोई ट्रैकिंग पोजीशन हम जिसे कहते हैं, कि थोड़ा पोजीशन लेके देखते हैं कि एवीजी लॉजिस्टिक्स कैसा करेगा। तो मैंने थोड़ा सा पोजीशन लिया। कंपनी के जो प्लान्स हैं, बहुत अच्छे प्लान्स हैं कि इस साल ये 40% का ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हैं, कह रहे हैं कि हम करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा साइड में बता रहे हैं कि 40% थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है हो जाए, लेकिन छोटी कंपनी है, बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स होते हैं। तो हमको पोजीशन अब एवरेज अब भी करना बहुत जल्दी आना चाहिए, और उसको कट भी बहुत जल्दी करना चाहिए। एक छोटी कंपनी जिस हिसाब से वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड या फिर उससे कम या फिर उससे ऊपर परफॉर्म कर रही है। तो अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं, तो पहले ऑब्वियसली वही समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, मुझे तो बिजनेस मॉडल समझाने में एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 4 इसके सेगमेंट्स आप कह सकते हैं। पहला तो मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल में भी ये रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट में, दोनों में है। ठीक है, तो और दूसरा इसका कोल्ड चेन आपको दिख रहा होगा। तीसरा वेयर हाउसिंग। एक एक को मैं समझाऊंगा, यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। और चौथा वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो अगर मल्टी मॉडल में आप देखोगे, पहला रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में ठीक है, ज्ञान तो कंपनी लिखता है, उसको आपको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ जो नीचे चीज़ें लिखी हैं, FTL एंड LTL प्राइमरी। अब FTL क्या होता है? फुल ट्रक लोड, मतलब पूरा ट्रक भरा हुआ है। LTL मीन्स लेस देन ट्रक लोड। जैसे मैंने प्रीमियर के केस में आपको ODC असाइनमेंट्स बताए थे, ओवर डायमेंशनल कार्गो। ट्रक का साइज छोटा है लेकिन कार्गो इतना बड़ा है, राइट? तो वो होता है ODC। तो ODC सेगमेंट में तो मैंने जितना भी पढ़ा, मुझे नहीं लगा ये ODC सेगमेंट में है। और जो इसकी एक्सपर्टीज़ है, प्रीमियर से मुझे कम लगी। एक जिसे कहते हैं ना आप, डायरेक्ट इंट्यूशन जो आपके कह लेते हैं, जो प्रीमियर रोड लाइन से बहुत बड़े बड़े लोड्स लेके जाती है, तो इसीलिए शायद उसका जो मार्जिन्स है वो ज़्यादा कमा सकती है AVG से। बट AVG एक अलग कस्टमर को केटर कर रही है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ मार्जिन को लेके इतना परेशान नहीं होना है। आप इसका देखेंगे, क्लाइंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर कर रहा है। तो वो भी ऑब्वियसली वो सब सारी चीज़ें समझेंगे। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है यार, कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में मैं अब इसमें क्या ही ऐसा कुछ कह सकता हूँ जो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें इनके ओन व्हीकल्स भी हैं, कुछ इनके हायर्ड भी हैं जो ये थर्ड पार्टी से लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो लीज़ पे ये लेते हैं, ऑपरेटिंग लीज़ पे। और इसीलिए जब भी ऑपरेटिंग लीज़ पे लेते हैं, दो चीज़ें होती हैं। हम एसेट्स कैसे खरीद सकते हैं? मीन्स अगर मैं एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हूँ, लॉजिस्टिक्स मतलब हमको ट्रांसपोर्ट करवाना है सामान पूरा उसका, मतलब फ्रॉम द इनिशियल स्टेप टू द एंड स्टेप हमको हर चीज़ करनी है। व्हीकल का टाइप सर्च करना है, कौन सा परफेक्ट रहेगा, कौन सा रूट सही रहेगा, सब कुछ सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपके RCs या फिर गाड़ी के कागज़, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, सब कुछ एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर करता है। ओके। जो मेन कंपनीज होती है, लेट्स से टाटा स्टील हो गई या फिर नेस्ले हो गई, इनको अपने गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, तो ये
खाली अपना जो एक काम है ट्रांसपोर्टेशन को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एवीजी इन सबको दे देते हैं, और इनको इतना अपना कोर बिजनेस में उनको फोकस करना है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन आउटसोर्स ही करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि इनके पास रेफियर व्हीकल्स भी हैं, इनको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड जो होते हैं, तो REEFER इनको शॉर्ट में कहा जाता है। तो एक होता है ड्राई कार्गो लेके जाना, मीन्स सूखा हुआ कार्गो, उसमें कुछ भी हो सकता है, FMCG गुड्स भी हो सकते हैं, आपका सीमेंट हो सकता है, स्टील हो सकता है, ठीक है, आपका QSR में से डोमिनोज के लिए भी ये काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई सामान हो सकता है। लेकिन रेफेयर में आपका आता है जैसे जो रेफ्रिजरेटेड गुड्स, जैसे हम मैकेन का बहुत, इनका मैकेन के भी साथ भी इनका कुछ बात चल रहा है कि मकेन एज अ क्लाइंट ही एक्वायर मीन्स मकेन को एक्वायर नहीं करेंगे, बट मकेन एज अ क्लाइंट ही अपनी कंपनी में लेके आएंगे कि हम मकेन के लिए भी काम करेंगे। फिर हाइफन के नाम से आपने एक फ्रोज़न फूड्स वगैरह ये सब, फिर मदर डेयरी, अमूल, क्वालिटी वॉल्स जो HUL का है, सबके लिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन। फिर रेल लॉजिस्टिक्स, दूसरा मल्टी मॉडल के अंदर ही एक तो रोड आ गया, फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड में क्या प्रॉब्लम है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में मतलब प्रॉब्लम क्या, एक उसका डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इंडस्ट्री अभी इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रही है कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ड्राइवर्स। तो जब हम रेल लॉजिस्टिक्स में आते हैं तो वो ड्राइवर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक ड्राइवर आपका, ठीक है, कितने ही लोग आपका ट्रेन चलाएंगे, लेकिन ट्रेन में तो इतना सारा कार्गो आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, तो ड्राइवर्स का नीड उसमें उतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, आप जो आपका एमिशंस है, CO2 एमिशंस को, बिकॉज ये क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री में ये घुसने वाले हैं, डालमिया के साथ तो इनका भी कॉन्ट्रैक्ट आया भी था कुछ दिन पहले, एक और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अभी मैं इनका एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन देख रहा था कि क्या क्या इन्होंने अपलोड किया है, तो मैं अभी देख रहा था 90 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 3 years आई थिंक, एक सीमेंट कंपनी से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, नाम नहीं इन्होंने बताया, अब आई डोंट नो कौन सी है, लेकिन डालमिया के साथ इनका पहले भी चल रहा था इससे पहले। और ये सीमेंट और स्टील में अभी अभी इन्होंने रिसेंटली घुसना शुरू किया है, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री वाले क्लाइंट्स को एक्वायर करना शुरू किया है। तो जो सीमेंट वाले इंडस्ट्री है और जो स्टील वाला इंडस्ट्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको ESG नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, आपको अपना CO2 एमी, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि अपने एटलीस्ट, अगर ये अपने प्रोडक्शन में CO2 को मिनिमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो अपने एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन में आप CO2 को एमिट करना, उसमें मीन्स आप CO2 एमिशंस को रिड्यूस करो। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है रेल लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ज़्यादा CO2 एमिशंस होता है, और रेल में वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। फिर फ्यूल के प्राइसेस में अगर हाइक होता है, बढ़ जाता है, उसमें वोलेटिलिटी आती है, तो भी आपको एक हेज मिल जाता है जब आप रेल ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करते हैं एज अगेंस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ें स्क्रीन पे देख लेते हैं एक बार। एक्सप्रेस डिलीवरी, जल्दी आपका डिलीवरी होता है, सेफ़ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली कंपैरेटिवली आप देखेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा सेफ़ होता है रेल ट्रांसपोर्टेशन। फिर स्केड्यूल्ड मूवमेंट, रेल्स ऑलमोस्ट टाइम पे ही चलती हैं, राइट। फिर फ्यूल प्राइस इंक्रीज हैज़ नो इम्पैक्ट, जो सब चीज़ें मैंने बताई, फिक्स्ड प्राइस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और रिड्यूस कार्बन एमिशंस। और दूसरा ये चीज़ क्या भी कर रहे हैं कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, ये अपने क्लाइंट से बात करते हैं, लेट्स से डालमिया जो सीमेंट है उनसे बात करेंगे कि आपको अगर अपना ट्रांसपोर्ट करवाना है सीमेंट, बिकॉज सीमेंट, आप एक चीज़ समझो, सीमेंट और स्टील में क्या फ़र्क है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्क तो लाइक बहुत सारे फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सीमेंट एक लो प्राइस्ड आइटम होता है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट नहीं निकल पाती है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो जो भी सीमेंट का प्लांट है ना, वो अगर लेट्स से नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, कोलकाता में लोकेटेड है, तो वो मैक्स टू मैक्स 500 किलोमीटर्स तक ही ट्रांसपोर्ट करेगा। उससे ज़्यादा अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है अपने कोलकाता वाले प्लांट से किसी भी सीमेंट कंपनी को, तो वो रादर दे वुड इंस्टेड व्हाट दे वुड डू इज़ ओपन अ प्लांट इन अ डिफरेंट लोकेशन, जहाँ से वो पहले वाली लोकेशन इनको ज़्यादा इजी पड़े, इनको नॉर्थ ईस्ट से, कोलकाता से इनको 500-600 किलोमीटर्स ना सीमेंट भेजना पड़े, बिकॉज फिर वो उतना कमाएंगे क्या, जब सारा का सारा तो
ये ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। तो स्टील लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकता है, स्टील का ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंसेस में हो सकता है, बट सीमेंट का नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और ये क्या करते हैं, जैसे डालमिया के साथ अगर ये बात कर रहे हैं और डालमिया को और अपना ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना है CO2 रिडक्शंस, CO2 एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, तो ये AVG लॉजिस्टिक्स को बोलेगा कि आप अपनी जो फ्लीट है उसमें आप LNG व्हीकल्स ले आओ या फिर इलेक्ट्रिक ट्रक्स ले आओ, ताकि और ज़्यादा हमको भी फ़ायदा हो। तो ये क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। एक तो लीज़ पे व्हीकल्स लेते हैं, इसके बारे में और डिस्कशन बाद में करूँगा। एक ये लीज़ पे व्हीकल लेते हैं, जब मैं मार्जिन्स का डिस्कशन करूँगा कि कम क्यों रहा Q2 में और H1 में, तो उसके बारे में तब बात करेंगे। एक ये लीज़ पे व्हीकल्स उठाते हैं जिसमें ओनरशिप इनके पास नहीं आती है, वो ऑपरेटिंग लीज़ में व्हीकल्स उठाते हैं। दूसरा ये खरीदते हैं खुद से व्हीकल्स। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो जब ये खुद से व्हीकल्स खरीदते हैं तो उनको अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, लीज़ पे कम पड़ता है, वो सब आपको चीज़ें पता हैं। तो ये लीज़ पे भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और ये LNG व्हीकल्स हैं, ये तभी उठाते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और डालमिया से ये बात कर लेते हैं कि ओके, आपको अगर 5 हाई टनेज के इलेक्ट्रिक ट्रक्स चाहिए या फिर आपको LNG व्हीकल चाहिए, 10 LNG व्हीकल चाहिए ऑन टॉप ऑफ योर 5 इलेक्ट्रिक ट्रक्स, तो आप पहले से ही लेटर ऑफ इंटेंट या फिर LOA साइन कर लो और फिर हम खरीदेंगे। हम ऐसा नहीं है कि AVG लॉजिस्टिक्स ने पहले ही खरीद लिया फिर उसको काम ही नहीं पड़ रहा है उन ट्रक्स का, फिर तो वो एसेट्स ख़राब हो सकता है ना, उनको स्वेटिंग में उनके एसेट्स की स्वेटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी काम करते हैं। बाकी कोल्ड चेन वाला आप समझो। अब अभी तक मैं ड्राई कार्गो की बात कर रहा था, ठीक है। अभी आप देखेंगे कोल्ड चेन में क्या होता है, अगेन पनीर, आपका दूध, मिल्क, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए जिनको एक कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है, कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके फ्रोज़न फूड्स हो गए, तो ये होते हैं आपका कोल्ड चेन वाले कार्गो। तो ड्राई कार्गो से ज़्यादा पैसा इसमें होता है, मार्जिन्स इसमें ज़्यादा हाई हैं। और इनके पास अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 380 प्लस रिफियर व्हीकल्स, रिफियर मतलब रेफ्रिजरेटेड, जो मैंने आपको बताया, मल्टी डोर एंड कस्टमाइज्ड व्हीकल्स। तो मल्टी डोर मतलब ऐसा है कि बहुत सारे अपने ऐसे ट्रक्स देखे होंगे, आई होप सो, जब आप चाहे कोई व्लॉग्स भी आप देखते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे दरवाजे होते हैं एक ट्रक पे, तो उससे सामान निकालने पे बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे अब बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि सेगमेंट केटर्ड कौन कौन से हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, QSR, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, रिटेल, ये सब है। तो कोल्ड चेन में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पैसा होता है। बाकी वेयर हाउसिंग सर्विसेज, मतलब अभी आपने लॉजिस्टिक सर्विसेज तो प्रोवाइड करी, बट अगर कंपनी के पास खुद के वेयर हाउसेज हैं तो ये क्या कर सकती है, जो सामान कस्टमर से लेट्स से अहमदाबाद से उठाया और उसको दिल्ली आना है, तो बीच में चलो वो तो पास वाली डिस्टेंस हो गई, अहमदाबाद से सामान उठाया, कोलकाता जाना है सामान को, तो बीच में अगर इनका कहीं वेयर हाउस है तो वहाँ पे ये उस सामान को रख सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। अभी इनके पास कितना है, 8,35,000 स्क्वायर फीट ऑफ टोटल वेयर हाउसिंग स्पेस है इनके पास। 7 वेयर हाउसेज है, मैप में आप देख सकते हैं। ओन्ड सिर्फ 2 हैं, गोवा और अगरतला में, बाकी लीज्ड हैं। और डेडिकेटेड वेयर हाउसेज फॉर क्लाइंट्स कौन कौन से, HUL जो राजपुर वाला है वो HUL के लिए डेडिकेटेड है, जो मोदी नगर एंड मूर्थल वाला है वो नेस्ले के लिए डेडिकेटेड है, दासना वाला जो है वो मदर डेयरी के लिए डेडिकेटेड है, एंड रोसन बर्गर वाला जो है वो जो गोवा वाला है वो रोसन बर्गर के लिए डेडिकेटेड है। तो वो भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। बाकी वैल्यू एडेड में इसको फटाफट समझ लेते हैं, क्या ही समझने वाला है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेंटल सर्विसेज, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये इसमें मेरे को वैल्यू एडेड तो है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास देने को नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ मेंशन हुआ नहीं था कि आई डोंट थिंक इससे कुछ ज़्यादा ही पैसा कमाते हैं, बस लिखने को, एक दिखाने को उन्होंने दे रखा है। बाकी ग्रीन एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स आप देख सकते हैं पॉज करके कि इन्होंने नेस्ले के लिए कौन सा ट्रक लॉन्च किया है। तो जब ये ट्रक लॉन्च करते हैं तो ये मुझे ऐसा लगा इनका बात करके, इनका बिजनेस मॉडल समझ के, कि ये ऑलरेडी नेस्ले ने अगर इनको बोला है कि हाँ ट्रक हमको एक इलेक्ट्रिक ट्रक चाहिए, रादर कि हमको अपना CO2 एमिशंस जो है रिड्यूस करना है, तो ये तभी इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदते हैं जब इनके पास एक इंटेंट होता है इनके कस्टमर्स के साइड से कि हाँ हमको चाहिए, तभी ये जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो बाकी ये स्लाइड आप पॉज करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके का काम होता है, किस तरीके की इनकी फ्लीट है और क्या ये सब करते हैं। बाकी अभी हम आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में मेरे को ऐसा
सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। अगर मैं H1 की भी बात करूँ तो वही 18-20% से इसका Q2 और Q1 ऐसे ही इसी रेट से ग्रो किया। 2023 का 20% के अराउंड इसका Q1 ग्रो किया था, Q2 और कम ग्रो किया 18% से। पूरे साल का गाइडेंस कितना है 45% अराउंड, क्योंकि जितना भी इनका रेवेन्यू आया था अभी ये कह रहे हैं 700 CR का, तो आई थिंक 480-490 CR का इनका FY24 में रेवेन्यू था। उससे हम देखेंगे तो 220 CR का इनका इस बारी एडिशनल आएगा, तभी तो 700 करोड़ का फिगर ये रीच करेंगे FY25 में। और अगर वो फिगर ये रीच कर पाते हैं दैट मीन्स FY24 से FY25 आते आते इनका जो गाइडेंस रहेगा वो 45%, वो जो इनका रेवेन्यू जंप रहेगा वो 45% हो जाएगा। तो एसेंशियली हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का गाइडेंस है दैट इज़ मोर देन 40%, एटलीस्ट मोर देन 40%। लेकिन अभी देख के मेरे को उतना नहीं लग रहा है कि 40 तो शायद ना कर पाई है, बिकॉज H2 होता ही अच्छा है। जो लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं, इलेक्शन हुआ था, फिर मॉनसून रहता है, तो उसके उस वाले जो जिसे हम कह सकते हैं कि कोल्ड क्वार्टर्स जो थे, जो स्लो क्वार्टर्स थे, तब भी ये 20% के अराउंड ग्रो कर पाया है। तो हो सकता है 35 तक कर दे, 30-35 तक कर दे। 40 देखना पड़ेगा। ये 40 पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है बार बार, बहुत बार ये कह रहे हैं कि अभी ये लास्ट अर्निंग्स कॉल में कह रहे थे 15 दिसंबर तक हमारा एक गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा एक लेटर ऑफ अवार्ड आने वाला है, बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं, बहुत हाई वैल्यू वाला वो कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बेसिस पे ये कह रहे थे कि हम 45% मतलब 700 CR का रेवेन्यू जनरेट करेंगे FY25 में। लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। आज कितनी है, सॉरी डेट भूल गया, 17 है आज, तो आज तक वो अभी तक तो नहीं आया है और वो डिले होते रह रहा है। तो एक छोटी कंपनी के साथ ये भी प्रॉब्लम आप लोग दिमाग में बैठा के रखो कि जो वो टाइमलाइन कह रहा है, हो सकता है कि उस टाइमलाइन पे चीज़ें ना हो सकता है अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट आता है कल आ जाए, जो ये बात कर रहे हैं। अभी एक्सचेंज पे ऐसा कुछ है नहीं। सीमेंट वाला है जो मैंने आपको बताया था, 2-3 दिन पहले आया था वो, लेकिन बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है जो ये बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अब हो सकता है वो कल आए, 10 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए। कंपनी तो कह रही है आएगा आएगा, 15 तक आना था, अभी तक नहीं आया। तो इट्स एनीबडीज गेस कि कब आएगा। ओके, एबिटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एबिटा में जो इनका मैं बाद में बात करूंगा इस चीज़ की। मैंने बोला था ना कि ध्यान रखना मार्जिन्स के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो एबिटा मार्जिन्स इसीलिए कम हुए हैं बिकॉज इन्होंने इस बारी Q2 में ऑपरेटिंग लीज पे इन्होंने काफ़ी सारे व्हीकल्स को लीज किया है। अब अगेन मैंने आपको बताया था 2 तरीके से व्हीकल्स ले सकते हैं। एक तो आप खुद जाके अपफ्रंट खरीदें, NBFCs वगैरह से आप लोन लें और खरीदें व्हीकल्स को, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है आप लीज पे लें। लीज पे जब आप जितना व्हीकल्स लेते हैं मतलब आप उतना एसेट लाइट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज यू डोंट ओन दैट एसेट। आप सिर्फ लीज पे ले रहे हैं, कल आपका लीज खत्म हो तो आप एसेट वापस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एसेट जब आप लीज़ पे लेते हैं, कार्स वगैरह, कार तो नहीं लेगी ये लीज़ पे, लेकिन इसने जितना भी अपने जो व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल जो इसने लीज़ पे लिया होगा ना, वो ऑपरेटिंग लीज़ पे आता है। एंड ऑपरेटिंग लीज़ पे आया मीन्स वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे जाएगा। तो इस वजह से इनका जो एबिटा है वो आपको कम दिखेगा। एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Q3 मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका Q3 देखना, तब समझ आएगा कि यार मैनेजमेंट जो कह रहा है क्या वो कर सकता है, या फिर मैनेजमेंट जो हवा में बातें तो नहीं कर रहा है। वो सब हमें तब पता चलेगा Q3 में। और इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, वो देखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से आने वाला है, तो वो भी उसका भी ऑर्डर साइज़ देखना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी उस पर। पीबीटी की मैं अगर बात करूं तो पीबीटी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। इनका गाइडेंस अभी भी यही मेंटेन करके चल रहे हैं कि जो 4-5% हमारा पैट रहेगा, नॉट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनका गाइडेंस है 4-5% का। ओके, बाकी नेट डेट का आप स्टेटस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है डेट पे। तो आप मार्च 2022 से देखें सितंबर 2024 तक, तो काफ़ी हद तक इन्होंने कम किया है। अभी 86 CR का इनके पास डेट पड़ा हुआ है। डेट टू एक्विटी रेशियो देखेंगे, किसी ने मुझे जब मैंने कहा था कि मैं लॉजिस्टिक्स में ये भी डिस्कस करूंगा एंड आई एम फाइंडिंग दिस कंपनी क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने कमेंट किया था कि इसका रिटर्न ऑन एक्विटी पिछले 3 साल का एवरेज आई डोंट नो कितना है, और डेट टू एक्विटी काफ़ी हाई मुझे बता रहे थे वो। और द पर्सन वाज आल्सो सजेस्टिंग कि आप लोगों को जो ये कमेंट देख रहे होंगे, जो चैनल पे आते हैं लोग, कि स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, तो ऐसे कमेंट्स करने से पहले आप यू नीड टू मेक श्योर कि द डेटा यू आर प्रोवाइडिंग इन कमेंट्स इज एक्चुअली एक्यूरेट। बिकॉज आप, मुझे जितना ध्यान आ रहा है उन्होंने 0.9 का डेट टू एक्विटी बताया था, और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में इनका जो डेट टू एक्विटी रेशियो है वो है 0.44। तो आप प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आई नो डेटा फ्री है, आपको स्क्रीनर चलाना आता है,
स्क्रीनर पे हमेशा सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यू हैव टू क्रॉस चेक दैट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आप बेकार में कुछ भी आके कमेंट मत करें जब तक आप बहुत श्योर नहीं हैं, बिकॉज जब मैं अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ तो आप कौन होते हैं मेरी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने वाले। नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट यू, नो ऑफेंस, बट कमेंट करने से बचें जहाँ पे आपके पास डेटा सही नहीं है। ओके, बाकी करंट रेशियो आप देखेंगे 1.72 का है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट रेशियो मतलब यही, आप नीचे देख भी सकते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ होता है। बेसिकली आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कितने टाइम्स कवर कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ को, वो होता है करंट एसेट रेशियो। तो एक छोटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे पैरामीटर्स देखना कि नेट जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो वो कितना है, जो इनका करंट रेशियो है वो कितना है। करंट रेशियो 1.72, वेरी कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। तो ये रहा इसका डिस्कशन। अभी हम करते हैं, ये रहा इसका बिजनेस मॉडल साइड और फाइनेंशियल जो हाइलाइट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। अब है डिस्कशन की बात, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक ये लंबा चला जाएगा डिस्कशन, बिकॉज मेरे को पोटेंशियल लग रहा है इस कंपनी में। तो अभी कंपनी बहुत ज़्यादा जो 60% इसका काम होता है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन में होता है, और उसमें से भी जो बहुत सारा इसके ऑर्डर्स आते हैं जो ये क्लाइंट्स के लिए काम करती है वो करती है एफएमसीजी में काम। चाहे सॉरी मैंने इसका मार्की क्लाइंट्स वाला स्लाइड आपको नहीं दिखाया, राइट। तो एक बार आप वो भी अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए कि कितने कितने इसके क्लाइंट हैं। नेस्ले हो गया, और मदर डेयरी तो मैं ये सब तो मैंने आपको बताए थे, नेस्ले, कोलगेट जो इनके क्लाइंट्स हैं, HUL, जुबिलियंट फूड वर्क्स, पेप्सिको, कोका कोला, क्वालिटी वॉल्स, ये सब मैंने आपको बताया, राइट। फिर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, JK टायर्स, अपोलो टायर्स, MRF। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपना जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्लाइंट बेस को। अभी मेजरली ये FMCG का काम करते हैं। ठीक है। अभी ये सीमेंट और स्टील वाले में भी काफ़ी एग्रेसिवली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जितने भी ये क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो 10 to 12% का ग्रोथ तो वहाँ से आ जाएगा। बाकी 10 to 15% का ग्रोथ आएगा जो हम नए नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, फिर जो ये बाकी बात कर रहे हैं, पावर, इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकॉम, ई-कॉम, ये सब जो ये बात कर रहे हैं वहाँ से भी इनके पास काफ़ी क्लाइंट्स आएंगे। फिर आप ये भी देख सकते हैं, देखो अवर मार्की क्लाइंट्स एडेड इन Q2 FY25 ऑनवर्ड्स कौन कौन से हैं। हल्दीराम इन्होंने किया, देवयानी इन्होंने एक्वायर किया है रिसेंटली, अनमोल बिस्किट्स जो आते हैं वो इन्होंने एक्वायर किया है, इंडियन हर्ब्स इन्होंने एक्वायर किया है। और केमिकल फार्मा की साइड पे भी आप देख सकते हैं हेवल्स, श्याम स्टील, श्याम फेरो, सुप्रीम को भी इन्होंने, एवरेस्ट, डालमिया। तो काफ़ी सारा इनका क्लाइंटेल जो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपको FMCG में और एक सीमेंट और ये जो स्टील इंडस्ट्री है, मैंने आपको तो पहले डिफरेंस बता दिया था कि सीमेंट और स्टील में क्या डिफरेंस होता है। स्टील को आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेकिन सीमेंट को नहीं कर सकते हैं। लेकिन FMCG को अगर मैं कंपेयर करूँ लॉजिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से, FMCG को अगर मैं कंपेयर करूँ स्टील और सीमेंट वाली इंडस्ट्री से, तो इसका वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। जो FMCG में अगर ये FMCG क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, लेट्स से HUL, नेस्ले के लिए, तो वहाँ पे इवन दो द मार्जिन्स आर हायर बट देयर पेमेंट साइकिल इज़ वेरी डिलेड। आपको पैसा मिलता है ऑलमोस्ट 70 to 95 डेज तक। आपने आज काम किया, AVG लॉजिस्टिक्स ने आज एक कंटेनर अहमदाबाद से लेके कन्याकुमारी तक पहुँचा दिया नेस्ले का, हाइपोथेटिकली, लेकिन जो AVG लॉजिस्टिक्स है उसको 70 to 90 डेज बाद पेमेंट मिलेगा नेस्ले की तरफ से। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है काफ़ी स्ट्रेच हो जा रहा है, 3-3 महीने तक का स्ट्रेच हो रहा है उसमें। तो आपको पैसा बहुत सारा, आपकी बैलेंस शीट पे पैसा आपको हमेशा चाहिए, आपके बिजनेस में आपको हमेशा पैसा चाहिए होगा बिजनेस को 24/7 रन करने के लिए। लेकिन जब आप सीमेंट और स्टील में काम करना शुरू करते हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मार्जिन्स वहाँ पे कम होता है, लेकिन जो आपका पेमेंट साइकिल है वो बहुत फास्ट है। आपका विद इन 2 वीक्स पेमेंट आ जाता है, 14-15 डेज में आपका पेमेंट आता है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा, आपको मार्जिन्स भले कम है लेकिन आप ये सोचो, मैंने आपको जो भी ड्यू पॉइंट एनालिसिस सिखाया है, तो मार्जिन्स भले कम है, 3 चीज़ें होती हैं उसमें, मार्जिन एफिशिएंसी, एसेट टर्नओवर एंड लेवरेज। लेवरेज को साइड में रखते हैं। तो 2 केस है यहाँ पे। FMCG में मार्जिन्स एफिशिएंसी हायर है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें एसेट टर्नओवर कम है, बिकॉज
पैसा इतनी देर में आ रहा है, जब पैसा ही इतनी देर में आ रहा है तो क्या ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप सीमेंट अगर स्टील की बात करें तो इसमें मार्जिन्स तो कम है, लेकिन एसेट टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है। तो 15 डेज़ में आपको पैसा दे रही है। लेट्स से डालमिया में आपने आज डालमिया के लिए काम किया, 15 डेज़ बाद ही उसने आपको पैसा दे दिया, तो आप वो पैसे को फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं किसी और काम करने के लिए, एंड यू कैन अर्न मनी ऑन दैट बिजनेस प्रोसेस ऑल्सो। तो दोनों के केस में फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, और ये स्टील और सीमेंट में इसीलिए घुस रहे हैं बिकॉज ये अपनी वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करके चल पाएंगे, उसको मैनेज करके चल पाएंगे। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी वेयर हाउसिंग के लिए इनको अभी आई एम नॉट, हाँ, 4 एकर्स का लैंड मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। 2.7 करोड़ इन्होंने उसमें अपफ्रंट पे किया है कॉस्ट, जो कि बहुत ही कम है, बट वहाँ पे उड़ीसा की गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि उनका फिक्स्ड लैंड पार्सल होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को वो लैंड पार्सल एलोकेट कर रही है, तो फिक्स्ड लैंड रेट होता है, तो उस फिक्स्ड रेट के हिसाब से इनको सिर्फ 2.7 CR ही देना पड़ा फॉर अ 4 एकड़ लैंड। अभी क्या है, फिर इनको वेयर हाउसिंग के लिए एक और जगह, एक और लोकेशन मिल गई उड़ीसा वाली, तो ये इनका जो बिज़नेस प्रोसेस है वो और स्मूथ हो जाएगा उससे। और रेवेन्यू पोटेंशियल ये कह रहे हैं कि उस वाले जो लैंड है उससे 7 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियली जनरेट करेंगे पर ईयर, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 700 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है इनका। 45% ग्रोथ, उसका मतलब हुआ कि 45% ग्रोथ एट 19% एबिटा एंड 5% पैट मार्जिन्स, तो वो भी आपको देखना है। ओके। हाँ, अभी क्या है, LNG व्हीकल्स हैव बेटर मार्जिन, जो मैंने आपको पहले बताया कि व्हीकल्स भी बहुत तरीके के होंगे। अब जो सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, या FMCG क्लाइंट्स भी जो इनके हैं, वो धीरे धीरे प्रेफर कर रहे हैं कि यार ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, इससे हमारा CO2 एमिशन इतना ना हो, तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली हम अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, तो जब ये LNG व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका मार्जिन ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और सस्टेनेबल जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मार्जिन बढ़ पाएँ। इस कंपनी का प्रॉब्लम यही है कि मार्जिन बढ़ाने के लिए इसको बहुत दिक्कत आएगी। और एक मैं ये भी चीज़ मेरे को पढ़ के ये भी समझ आया ना कि ठीक है, कंपनी छोटी है, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, बिकॉज अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स, जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, उसमें क्या है कि 13-14% जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है एज अ प्रोपोर्शन टू GDP, वो 13-14% है, उसको हमको 9% पे लेके आना है। नितिन गडकरी जी हैं, वो बहुत बारी बात करते हैं इस चीज़ का। फिर आपको गति शक्ति आप देख लीजिए, जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था उसकी वजह से भी, फिर सागरमाला जो पोर्ट को लेके है, जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, तो सारी चीज़ें, और इंफ्रा लेड डेवलपमेंट इतना सारा हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो एंटायर लॉजिस्टिक सेक्टर है, इफ़ आई वर टू गिव यू अ डेटा पॉइंट, तो वो खुद 8 to 9% के कैगर से अभी बढ़ने वाला है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स। तो अगर पूरा इंडस्ट्री जब 8 to 9% ग्रो कर रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इतना छोटा कंपनी है, 600 करोड़ का कंपनी है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, लाइक्लीहुड बढ़ जाता है काफ़ी अच्छा ग्रो करने का, अनटिल अनलेस मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल, दो ही चीज़ होती हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, घबराना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं कई बार, इंक्लूडिंग मी। कुछ नहीं देखना होता है यार, एक बार बिजनेस मॉडल देखो, आपको कैसा लगता है, यूनिक है नहीं है, मोट है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। डाइंग इंडस्ट्री में तो नहीं आप घुस रहे हैं। आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मूवीज़ वगैरह का, आपको उसमें बहुत सारा डिबेट चलता है कि PVR ऐसा करेगा नहीं करेगा, जितने भी हैं, जितने भी ये मल्टीप्लेक्सेस हैं, हमको समझ आता है कहीं ना कहीं कि OTT से बहुत अच्छा कंपटीशन इनको मिल रहा है। आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वॉच्ड अ मूवी, बट मेरा केस डिफरेंट है, बिकॉज उससे पहले भी आई रेयरली यूज टू वॉच मूवीज़ इन थिएटर्स। मेरा तो OTT से ही रहता है जो भी कुछ है, बट हमको वहाँ पे क्यों ही घुसना है, मतलब वहाँ पे क्लियर कट हमको समझ आ रहा है देयर इज़ ह्यूज कंपटीशन। हो सकता है कि कई आगे साल तक जो ये PVR हैं ये सब सर्वाइव कर पाएँ और अच्छे से ग्रो भी कर पाएँ, लेकिन हमको इवेंचुअली पता है कि
ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सो अवॉइड दैट इंडस्ट्री अगर आपको नहीं समझ आता है इतना। तो मेरा ये कहना होता है कि बिजनेस मॉडल देखो, सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल। दूसरा मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है ना, अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस मॉडल इस डायरेक्शन में नहीं, उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना है, तो अगर बहुत एक कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है और उसको एक हंगर है ग्रोथ का, तो अपने बिजनेस मॉडल को वो चेंजेस कर लेगा अपने बिजनेस मॉडल में और एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। उसे लग रहा है कि ओके ये डायरेक्शन खराब हो रही है, तो ओके वी विल इम्प्लीमेंट कोर्स करेक्शन एंड उस चीज़ को चेंज करके हमको इस मॉडल में आना है और ये वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है। तो मैनेजमेंट आपको पैसा कमा के देगा आज नहीं तो कल। दो चीज़ें हो जाती हैं, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से फॉलो करो और मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करो। तो आई कैन नॉट वाउच फॉर दिस मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत सारा चीज़ें होता है। Q3 या Q4 इसके लिए बहुत मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, तो लेट्स से मैं FMCG की बात करता हूँ, तो वहाँ पे लेट्स से नेस्ले का जितना भी टर्नओवर होता है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है एक साल में, उसमें से 4 to 5% वो अपना लॉजिस्टिक्स में खर्च कर देती है। उसका कॉस्ट, बिकॉज कहीं पे उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ से उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे पैन इंडिया फैलाना है वो प्रोडक्ट, तो 4 to 5% कॉस्ट लग जाता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर लॉजिस्टिक्स आप कह लें। बट इन द केस ऑफ सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये जो 4 to 5% होता है टर्नओवर का फिगर FMCG क्लाइंट्स कंपनीज के लिए, ये स्टील और सीमेंट के केस में 20 to 25% चला जाता है। मींस अगर स्टील की लेट्स से टाटा स्टील है, वो जितना भी टर्नओवर कर रही है एक साल में, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसमें से 20 to 25% जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो सारा का सारा लॉजिस्टिक कॉस्ट में चला जाता है। तो आपको इस हिसाब से भी ध्यान देना है कि अगर ये सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में घुस रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। अच्छा रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है, वैलिड रीज़न है, थम्स अप। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा और बहुत स्कोप है, बिकॉज ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं ना कि किस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में, और किस तरीके से वहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, कितना टारगेट है कि कितना ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं पूरा सीमेंट इंडस्ट्री। और स्टील की भी मैं बात करता हूँ, 300 मिलियन टन्स का टारगेट है FY30 तक, और अभी तो हम 150 भी नहीं, 150 मिलियन टन्स पे भी नहीं पहुँचे हैं। तो उतना सारा जब स्टील प्रोड्यूस होगा तो उसको कैरी करना भी तो पड़ेगा ना इधर से उधर। और इंडिया अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट में है इन टाइप की कंपनीज़ के लिए। हर लॉजिस्टिक कंपनी नहीं कमाएगी, फैक्ट है, बहुत सारी कंपनी गलत निकल जाएंगी, नहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी, कई फ्रॉड्स निकल जाएंगी, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, किसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, और अगर आप वो देखेंगे जो मैंने आपको कोल्ड रेफ्रिजरेटर्स वाला बताया था, जो इनका रेफर वाला कोल्ड चेन वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे कंपटीशन भी कम है। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव, किसी ने पूछा भी था अर्निंग्स कॉल में कि आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी हाई है इस इंडस्ट्री में, तो आप कैसे उसको ओवरकम करेंगे। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं लगा था मैनेजमेंट से। दूसरा चीज़ ये भी मैंने नोटिस करी कि मैनेजमेंट को पूछा कुछ और जाता है, अब वो कुछ और बताता है। आई डोंट नो ये क्यों होता है, बट कई बार मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, उनका ये जो सबका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, कि हम सर्विस क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइमली डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट वो कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं उन चीज़ों पे काम। सो मुझे नहीं, अभी इतना नहीं मुझे समझ आया कि क्या इसके पास, कंपनी के पास ऐसा क्या है अपार्ट फ्रॉम इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स, कि इसके पास ऐसा कुछ बहुत यूनिक नहीं है इसके बिजनेस मॉडल में जो रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ भी आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। इंटरेस्टिंग इसीलिए बिकॉज रीजनेबल वैल्यूशंस पे है बिजनेस। वैल्यूशंस अगर इसके अभी की डेट में 50 वगैरह होते ना, तो मैं कहता कि यार मतलब इस बिजनेस मॉडल को हाउ कैन आई गिव 50 का वैल्यूएशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ इट्स नॉट कि कोई कॉम्पिटिटर आके रेप्लिकेट नहीं कर सकता है आपका बिजनेस मॉडल, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। ओके, ठीक हो गया।
ये भी मैंने बता दिया। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक मैंने बता दी हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन से रेल की तरफ जा रहे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, बिकॉज आप देख भी रहे हैं कि रोड जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारा मीम भी आता है कि हर नाके पे आपका एक टोल टैक्स होता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जब आप करते हैं रोड से, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। रेल वाले में इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है टोल वगैरह का। तो आपको ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम बहुत सारी जो अब इनका प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू है, इट शुड कम फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट, मैं कैसे भूल गया इसको बताना। या एक सेकेंड, इन्होंने एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी के लिए भी जो UPSRTC, जिसको हम उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बोलेंगे, इनके साथ मतलब RCTC ने ऑथोराइज्ड पार्टनर बनाया है AVG लॉजिस्टिक्स को अपनी एक्सप्रेस कुरियर सर्विस ट्रांसफ़र करने के लिए विद इन यूपी, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टेट वाला ऑलमोस्ट विद इन यूपी चलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है, दिल्ली वैली तक जो गाड़ियाँ होती हैं। उनके पास 9,000 to 10,000 व्हीकल्स हैं। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है, कैसे ये मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, SMEs हैं, उनको अगर एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए सामान की, दिल्ली से कोई है, लेट्स से कानपुर में कोई है, कानपुर इज़ इन यूपी, जिनको नहीं पता है, कानपुर में कोई SME है, उसको दिल्ली से अर्जेंट सामान चाहिए, और दिल्ली में बिकॉज दिल्ली तक तो यूपी की जो बसेस हैं वो जाती हैं, यूपी ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं, तो वहाँ से वो उसको एक्सप्रेस डिलीवरी मिल जाएगी सेम डे या फिर अगले दिन, लेकिन उसमें चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो एक्सप्रेस डिलीवरी वाला बिजनेस है, कुरियर वाला, तो ये बहुत बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए। और 60 करोड़ जो इसका कह सकते हैं कि ऑर्डर वैल्यू है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, मीन्स एक साल में यहाँ से ये 12 करोड़ रुपीस कमाएंगे। उसमें से 12 करोड़ में से 12 करोड़ रुपीस पर ईयर ये इस वाले प्रोजेक्ट से कमाएंगे। बेसिकली प्रोजेक्ट ही हो गया इनके लिए। तो 1 करोड़ पर मंथ आ रहा है। 60 करोड़ फॉर 5 ईयर्स विच मीन 12 करोड़ फॉर 1 ईयर विच मीन्स 1 करोड़ फॉर 1 मंथ। अब उस 1 करोड़ में से 40-50 लाख तो ये पर मंथ UPSRTC को दे देंगे, जो उत्तराखंड कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है, उसको दे देंगे। 25% ये देंगे बिकॉज ये फ्रेंचाइजी रन मॉडल होगा, क्योंकि ये अपना एम्प्लॉयज़ को पेरोल पे नहीं रखने वाले हैं वहाँ पे, और एसेट लाइट की बात करते हैं, तो ये पूरा फ्रेंचाइजी के थ्रू रन होगा ये ऑपरेशंस। तो 25% एक्सपेंसेस जो हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए जाएंगे। बाकी इसमें से एबिटा जो होगा वो 30% का होगा, स्टिल वेरी हाई देन द कंसोलिडेटेड एबिटा ऑफ द कंपनी विच इज़ अराउंड 19%। तो उससे काफ़ी हाई है। तो इस बिज़नेस का भी अच्छा है। अब देखेंगे कि और ऐसे ऑर्डर्स ये ले पाती है या नहीं, तभी ये डाइवर्सिफाई कर पाएगी, और तब हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो इसका बिजनेस मॉडल है, जो कॉम्पिटिटर है, उसे थोड़ा रेप्लिकेट करने में दिक्कत हो सकती है, तब हम कह सकते हैं। तो ये था इस बिज़नेस के बारे में। मेरे को वैल्यूएशंस वाइज तो मेरे को ठीक लग रहा है, ऐसा कोई नहीं है, बट अगेन रिकमेंडेशन नहीं है यार, बिकॉज होता क्या है ना कि आप लोग बहुत सारे लोग, एंड नो ऑफेंस, कहते हैं कि आपके वीडियो देख के मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, एंड आई एम सिटिंग इन, कोई कहता है आई एम सिटिंग इन गेन्स, कोई कहता है आई एम सिटिंग इन लॉसेस। मैं कहता हूँ मैंने आपको ना खरीदने के लिए बोला है, ना मैंने आपको बेचने के लिए बोला है, तो मेरे पे ब्लेम मत डालो उस चीज़ का। मेरा काम यहाँ पे है, आपने बहुत सारे लोगों में ने आज तक AVG लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो उनको बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को पढ़ने में, समझने में। मैं आके आधे घंटे में आपके सामने बिजनेस डिस्कस करके जा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि कल आपको ये जाके कंपनी खरीदनी है, नेवर, इट हैज़ नेवर बीन माई इंटेंशन। मेरा रहता है कि जो चीज़ें आपको वीडियो, जो कंटेंट आपको कोई नहीं दिखा रहा है, कहीं नहीं आपको मिल रहा है, आप रोज़ सर्च कर रहे हैं, 20 बार सर्च कर रहे हैं, नए नए एकदम इनोवेटिव कीवर्ड्स डाल के यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, चैट GPT से पूछ रहे हैं, ग्रॉक से पूछ रहे हैं, 10 तरीके के AI ऐप से पूछ रहे हैं, कोई आपको ढंग का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वही कंपनी में टाइम लगाता हूँ, पढ़ता हूँ, सारी रेलेवेंट डिटेल्स, खुद नोट्स बनाता हूँ उसके, अब वही नोट्स मैं खोल के आपके सामने रख देता हूँ। तो इट्स लाइक कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बताया, जो मैंने रिसर्च किया वो मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मिस किए। 8-9 पेजेस के नोट्स बनता है मेरा एक कंपनी के ऊपर, और मैं हार्डली उसमें से 2 या 3 पेज ही बोल पाता हूँ एक वीडियो में, बिकॉज अगेन उतना लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है मुझे, 30 to 35 मिनट्स यही ड्यूरेशन रहता है वीडियो का। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय माई वीडियोज़। माई जॉब इज़ टू डाइसेक्ट द बिजनेस मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल यू व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस। ये मेरा एक सोल पर्पज़ होता है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट अदरवाइज। अब इस वीडियो को तो इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है कंपनी को लेके, अगेन आप कोई कैसा भी क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, यहीं तक रखेंगे वीडियो को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।